रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत का विभाजन, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे, शरणार्थियों का संकट, इसका भारत की राजनीति पर प्रभाव। भारत में यूनियन में देशी रियासतों का विलय होगा। फिर प्रांतीय संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज और आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाएगा। भारत के विशाल भौगोलिक आकार, संस्कृति विविधता के बावजूद राष्ट्र का निर्माण और विविधता में एकता का उदाहरण बनेगा। कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समूह, महिलाएं, दलित, पिछड़ी जातियां, जनजातियां और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। और फिर कमजोर वर्ग जो होगा और फिर आर्थिक सुधार कार्यक्रम, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, कृषि सुधार, उद्योग, पंचायती राज का विकास होगा। एक प्रगतिशील विदेशी नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का स्थान का निर्धारण होगा। तो भारत के विभाजन का भारत के हिंदू मुस्लिम दंगों और शरणार्थियों का संकट, राजनीतिक और विदेश नीति का प्रभाव भारत पर। नवगठित पाकिस्तान और भारत के बीच जनसंख्या का आदान प्रदान माउंट एबन योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान की सरकारों को अपने अपने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने का स्पष्ट रूप से कहा गया था। परंतु 15 अगस्त 1947 के दिन अचानक दंगे आरंभ हो गए, जिससे जनसंख्या का पलायन शुरू हुआ। पंजाब से ही लगभग 14 मिलियन लाख यानी 140 लाख जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे इलाके में पलायन, 14 मिलियन लोगों का पलायन हुआ। और 8 अप्रैल 1950 को भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 1950 में भारत के और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में अल्पसंख्यकों को संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पाकिस्तान से दोनों हिस्सों से हिंदू और सिख का आना सतत रूप से जारी रहा। जनसंख्या प्रवाह स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण घटना बनकर उपस्थित हुई। इस घटना के कारण स्वतंत्रता का काला धब्बा लग गया और विभाजन के दौरान 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोगों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ। फिर विभाजन का प्रभाव क्या है, तो संविधान पर प्रभाव पड़ा। आरंभ में सोचा गया था कि भारत एक संघीय व्यवस्था कायम होगी, परंतु विभाजन में संविधान निर्माताओं को भयभीत कर दिया और नए संविधान में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। केंद्र सरकार के समानांतर राज्य सरकारों की स्थिति बहुत कमजोर कर दी गई। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित कर दी गई। आपातकाल का प्रावधान केंद्र के हाथों में एक हथियार की तरह दे दिया गया। भारत में जिस प्रकार दलित वर्ग का विधानमंडल में आरक्षण मिला, वहां पृथक निर्वाचन समाप्त करने के पश्चात भी मुस्लिम लीग को कोई आरक्षण नहीं मिला। यानी पृथक जो निर्वाचन हुआ था मुस्लिम लीग का, तो अब दलितों को भारत में आरक्षण मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं। भाषा के मुद्दे पर उर्दू और हिंदी भाषा की स्थिति नीची हो गई। उर्दू की भाषा की स्थिति नीची रही और राज्य भाषा के रूप में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को मान्यता मिली। उर्दू की दावेदारी समाप्त हो गई। पहले यह अनुमान लगाया जाता कि कम से कम संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं में उर्दू को भी स्थान मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। विभाजन के कारण नागरिकता का मुद्दा भी उलझ गया तथा इसे बहुत लंबा खिंच गया। अंततः संविधान सभा इस पर निर्णय नहीं ले सकी कि यह मुद्दा भारत की नई संसद के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो नागरिकता मुद्दा नई संसद के लिए छोड़ दिया और 1955 में संसद ने इस पर कानून बनाए। फिर भारत की कानून नीति पर प्रभाव, तो दंगे और विभाजन की स्मृति में भारत की राजनीति का विभाजन स्थायी बीज बो दिया। यानी हिंदू मुसलमानों के बीच परस्पर अविश्वास बना रहा। अतः अल्पसंख्यक समूहों की एक मुख्य धारा में शामिल करना कठिन हो गया। तो वे मुख्य धारा में अल्पसंख्यक लोग शामिल नहीं हो सके। तो मुख्य धारा के रूप में प्रकट करना कठिन होता है, इसलिए अल्पसंख्यक का मुद्दा भारतीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना रहा। फिर दक्षिण एशिया की राजनीति पर प्रभाव, भारत की जो विदेश नीति है उसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शरणार्थियों की समस्या, भारत के पूर्वी सीमा पर
चकमा शरणार्थी और रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या विभाजन का स्थायी देन है। दक्षिण एशिया में 3 राष्ट्रों का गठन के बीच तनाव। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 राष्ट्र बन गए और इनके बीच भौगोलिक सीमाएं निर्धारण आज भी चुनौती बनी हुई है। तो सीमा निर्धारण के संबंध में समस्याएं उपस्थित होती रही हैं। फिर विभाजन की एक मुख्य देन है परमाणु हथियार की होड़। आतंकवाद की समस्या। पाकिस्तान ने भारत से सामरिक समानता हासिल करने के लिए परमाणु हथियार से लेकर आतंकवाद सभी का सहारा लिया। यह आतंकवाद केवल दक्षिण एशिया के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा बन गया है। फिर विश्व के अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान, सेलाक यानी लैटिन अमेरिका आदि निरंतर प्रगतिशील रहे हैं, परंतु सार्क जैसा संगठन है तो उसका विकास अवरुद्ध है और इसका कारण भारत पाकिस्तान का तनाव है। फिर भारत यूनियन में देशी रियासतों का विलय। तो देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ? तो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विस्तार के क्रम में भारत में लगभग 3/5 भाग पर नियंत्रण था ब्रिटिश भारत का, जबकि 2/5 भाग पर क्षेत्र बाहर रहा, ब्रिटिश शासन से बाहर था। यहाँ देशी शासक शासन करते। हालांकि 1857 के पश्चात ब्रिटिश ने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश विस्तार की नीति जारी रखी। अप्रत्यक्ष रूप से भी विस्तार कर रहे थे। यहाँ इन राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था उन्होंने। जब भारत में ब्रिटेन के जाने का समय आया तो इन राज्यों के भविष्य का प्रश्न उपस्थित हुआ। तो माउंटबेटन योजना ने देशी रियासतों के लिए प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे और देशी रियासतें अपना विलय इन किसी भी डोमिनियन जो स्टेट होंगे उनमें के साथ करेंगी। इसी डोमिनियन के साथ वे विलय करेंगे और उन्हें स्थानिक भौगोलिकता मतलब किस में करेंगे, ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्भर करेगा। तो देशी रियासतों की प्रजा राष्ट्रीय जागृति का विकास। तो देश रियासतों की में प्रजा है तो उनमें जागृति आ जाएगी। अब तो ब्रिटिश दबाव और तथा नरेशों की सत्तापूर्ण कार्यवाही के बावजूद देशी रियासतों की प्रजा आधुनिक विचारधारा और राष्ट्र की भावना से अप्रभावित नहीं रही, यानी उनमें भी जागृति और प्रभावित किया देश की राजनीति ने और आंदोलन ने। तो निम्न कारक उत्तरदायी थे, जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने देशी रियासतों के आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जहाँ अनेक रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, तो देशी रियासतों में जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने रियासतों के संबंध में अग्रगामी नीतियां अपनाना स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस भी उनके संबंध में नीतियां जो बन रही थी उनको स्वीकार कांग्रेस ने कर लिया था। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उन्हें आकर्षित किया गया और देशी रियासतों को मिलकर संघ बनाने की बात कही गई। 1937 में प्रांतों का गठन हुआ तो देशी रियासतों की प्रजा की आकांक्षाएं जग गईं और राज्यों में आंदोलन शुरू हुए कि वो भी मतलब सरकार बना सकती हैं। 1940 के दशक में किप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन, तो इसमें जनता भागीदार थी। तो संविधान सभा का गठन, इनमें भी देशी रियासतों की प्रजा को स्वतंत्रता की ओर आकर्षित किया। तो देशी रियासतों में आंदोलन के प्रति कांग्रेस का रुख क्या था? तो आरंभ में कांग्रेस ने अपने को देशी रियासतों के आंदोलन से दूर रखा, लेकिन पहली बार 1920 के नागपुर अधिवेशन में घोषित किया कि देशी रियासतें भारत की भी अभिन्न अंग है, परंतु तब उनके आंदोलन के चलने की बात नहीं की और इनके केवल यह कहा कि अगर देशी रियासतें के लोग अपनी पहल पर आंदोलन चलाना चाहें तो हमारी सहानुभूति उनके साथ होगी। अतः अब विभिन्न देशी रियासतों में प्रजा मंडल का गठन होने लगे, यानी मंडल गठन होने लगे प्रजा के साथ मिलकर। और 1927 में एक अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता, मंडली लाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर के नेतृत्व में, तो बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर के नेतृत्व में 1937 में जन कॉन्फ्रेंस के अनेक राज्यों में आंदोलन आरंभ हुआ। तो जन कॉन्फ्रेंस से अनेक राज्य जो थे रियासतें वहाँ आंदोलन हुआ। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार घोषित किया कि अब भविष्य में जो आंदोलन होगा वह ब्रिटिश भारत और देशी रियासत दोनों साथ साथ होंगे उसमें। तो आगे
कैबिनेट मिशन योजना, जब कैबिनेट मिशन योजना आई तो 1946 ईस्वी में भी रियासतों की जनता के बारे में कोई प्रावधान नहीं था कि रियासतों का क्या होगा। पर अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ने प्रजा द्वारा निर्वाचित सदस्य, जो प्रजा ने निर्वाचित किए सदस्यों को ही संविधान सभा में भाग लेने का अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया। तो जन कॉन्फ्रेंस जो बनी थी रियासतों की, तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे में से चुने हुए लोग संविधान में बैठेंगे। उसकी इस मांग का समर्थन कांग्रेस द्वारा भी किया गया और आगे राज्य जन कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस में विलय का फैसला किया और कांग्रेस में विलय हुआ। फिर कांग्रेस ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। देसी रियासतों में बाधाएं क्या थी? तो कुछ देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा में थे। तत्कालिक राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। स्वयं ब्रिटिश काउंसिलर द्वारा देसी शासकों की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो ब्रिटिश काउंसिलर अधिकारी के द्वारा उन्हें देसी शासकों को प्रोत्साहन दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। तो वे चाहते थे कि जैसे रियासत स्वतंत्र भी रह सकती हैं। फिर मोहम्मद अली जिन्ना भी भारतीय शासकों की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 20 जून 1947 को दिए गए अपने वक्तव्य में जिन्ना ने देसी रियासतों के स्वतंत्र रहने के अधिकार को स्वीकार किया। भारत के साथ देसी रियासतों के विलय के प्रेरित के वाले कारक, यानी विलय को किस तरह से प्रेरित हुआ? तो जनता का आंदोलन का दबाव, जन आंदोलन दबाव। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने केवल ब्रिटिश भारत पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, बल्कि देसी रियासतों की जनता को आंदोलित किया। अब स्वयं देसी रियासतों की जनता स्वतंत्र भारत की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उत्तरदायी थी और शामिल होना चाहती थी जनता। अब भारतीय राज्यों के विलय के मुद्दे पर कांग्रेस का असमझौतावादी रुख था, यानी कांग्रेस ने भारतीय शासकों के स्वतंत्र होने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया तथा देसी रियासतों को अपने क्षेत्र स्थिति के अनुकूल भारत पाकिस्तान के साथ विलय करने को कहा। जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि अगर देसी रियासतें संविधान की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगी तो उनके इस कदम को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा। फिर सरदार पटेल ने अपनी नीति छड़ी और पुरस्कार की नीति चलाई। देसी रियासतों के विलय में वल्लभ भाई पटेल और सचिव बीपी मेनन की अहम भूमिका थी। तो बीपी मेनन की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। पटेल ने सरकारों को आकर्षित करने के लिए बड़ी व्यवहारिक नीति अपनाई। उन्होंने छड़ी और पुरस्कार की नीति का नाम दिया। पुरस्कार की नीति के तहत देसी रियासतों, पुरस्कार में क्या था, देसी रियासतों को इसमें समझा बुझाकर विलय के लिए राजी करने का कार्य किया गया। इस नीति के तहत उन्होंने निम्न प्रक्रिया अपनाई, जैसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से तात्पर्य जो संबंध पहले भारतीय राज्यों के ब्रिटिश की काउंसिल के साथ थे, वही संबंध भारत राज्यों के नव स्थापित डोमिनियन के साथ बनेंगे। यानी पटेल ने इन शासकों को अपील की कि आपको सीमित अधिकार ही त्यागने होंगे। ये अधिकार हैं प्रतिरक्षा, रक्षा के संबंध में, विदेश और संचार। बाकी अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे बाकी अधिकारों में। वे अधिकार हैं जिनका उपयोग आपने कभी नहीं किया और ये पूर्व अधिकारों का उपयोग ब्रिटिश ही करते रहे थे, ब्रिटिश द्वारा किया जाता था। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, ये प्रावधान था। इसके संबंधित राज्य के शासकों द्वारा भारत सरकार को अपना भूभाग सुपुर्द किया जाना था, यानी अपना भूभाग भारत सरकार को देना था और इस भूभाग पर भारत सरकार की संप्रभु सत्ता को स्वीकृति देनी थी। इन शासकों द्वारा न केवल अपनी तरफ से बल्कि अपने उत्तराधिकारियों की तरफ से भी सरकार से संबंधित क्षेत्र का संप्रभुता की गारंटी दी जानी थी। बदले में भारत सरकार के उन्हें एक खास रकम पीवी पर्स के रूप में दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। उन्हें अपनी निजी संपत्ति, पैसा, रुपया, आभूषण, अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने का अधिकार था कि अपने सब कुछ बनाए रखो। उन्हें अपने उत्तराधिकारी को तय करने की पूरी छूट थी। फिर
छड़ी और दंड की नीति। दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल ने शासकों को दबाव भी बनाया, उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया। अर्थात उन्होंने चेतावनी दी, अगर भारतीय स्वतंत्रता तक अपने राज्य को विलय नहीं किया तो स्वयं उसको अपनी जनता का आंदोलन सहना पड़ेगा, फिर भारत सरकार का दृष्टिकोण भी आपके प्रति कठोर हो जाएगा। और इस तरह भारतीय रियासतों के एकीकरण के प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आई। तो प्रशासनिक समस्याएं क्या थी? तो विलय होने वाले राज्य के शासक की स्थिति क्या होगी, कि शासक किस तरह से होगा। फिर राज्य में सैनिकों का क्या होगा, संबंधित राज्य के सैनिकों का क्या होगा, शासक की स्थिति क्या होगी, सैनिकों का क्या होगा। संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा, किस प्रकार उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर देशी रियासतों की भौगोलिक आकार पृथक पृथक था, के विकास में विभिन्न स्तर पर थी। जहां देशी रियासतों में हैदराबाद बड़ी रियासत थी, वहीं 70 रियासतों का क्षेत्रफल 1 वर्ग मील से भी अधिक नहीं था, यानी बहुत छोटी छोटी रियासतें भी थीं। कुछ देशी रियासतें पिछड़े क्षेत्रों को आरक्षण मिलता था। कुछ ऐसी देशी रियासतें थी इनमें पिछड़े क्षेत्रों को आरक्षण मिला था, तो अलग अलग रियासतें थी। अतः मुद्दा यह था कि उसकी भारतीय यूनियन की स्थिति क्या होगी। उदाहरण के लिए हैदराबाद में तेलंगाना का क्षेत्र, तो इनकी स्थिति किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या हैं। उस समय संपूर्ण भारत सांप्रदायिक विभाजन से ग्रसित था। देशी रियासतें इसका अपवाद नहीं थी, देशी रियासतें भी उसका अपवाद नहीं, सब कोई मतलब सांप्रदायिक विभाजन से ग्रसित था, और रियासतों में भी यही था। तो शासक भी सांप्रदायिक आधार पर बटे हुए थे। उदाहरण के लिए भोपाल, हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। वहीं बीकानेर, पटियाला का झुकाव भारत की ओर था। देशी रियासतों की प्रजा भी विभाजित थी, कहीं शासक मुसलमान था तो बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी, यानी शासक जो है वो शासक मुसलमान है, प्रजा हिंदू है। जैसे जूनागढ़ में हैदराबाद कहीं शासक हिंदू था, हैदराबाद का जो शासक है शासक हिंदू था, वहीं बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी। और ऐसे ही कश्मीर में था। फिर देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। तो अधिकांश देशी रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत के साथ विलय स्वीकार कर लिया। आरंभ में उन्हें हैदराबाद, जूनागढ़, तिमणकोर, भोपाल, कश्मीर ने इस विलय पर विरोध किया, किंतु स्वतंत्रता के पूर्व भोपाल और तिमणकोर ने विलय स्वीकार कर लिया। अब केवल 3 रियासतें शेष रह गईं, कश्मीर रह गई, जूनागढ़ रह गया और हैदराबाद रह गया। तो ये रियासतें इस तरह से रह गई थी। तो कश्मीर, आरंभ में कश्मीर के शासक हरि सिंह ने विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना के सहयोग के कारण अफगान मुजीबुद्दीन ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। मतलब पाकिस्तान की सेना के सहयोग से अफगानों ने उन पर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया, और जिसमें भारत की सेना ने जल्द ही घाटी से कबीली आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़कर कश्मीर के 2/3 भाग पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। कश्मीर समस्या के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, खासकर जो संयुक्त राष्ट्र जो UN है, तो उसकी स्थायी परिषद में स्थायी सदस्य जो अमेरिका था और ब्रिटेन था, इनकी शत्रुतापूर्ण रुख था। अतः उन्होंने भारत की दावेदारी को नजरअंदाज कर कश्मीर समस्या को भारत पाकिस्तान का विवाद के रूप में दे दिया, यानी विवाद बना दिया। विवाद विवश होकर भारत को 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकारना पड़ा, यानी युद्ध विराम करना पड़ा। और अतः पाकिस्तान का 2/3 क्षेत्र भारत के कब्जे में और 1/3 क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में था। फिर जूनागढ़
यहाँ का नवाब मुस्लिम और जूनागढ़ में क्या था, गुजरात वाला क्षेत्र, तो जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब था और बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान विलय में चाहता था कि पाकिस्तान में विलय कर दें, लेकिन जनता आंदोलन शुरू होने के कारण जनता का आंदोलन हो गया तो वो पाकिस्तान भाग गया। तत्पश्चात उसने प्रधानमंत्री शहनवाज भुट्टो ने फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया, जिसके आधार पर जूनागढ़ का विलय भारत के साथ हो गया। हैदराबाद, यहाँ के नवाब भारत सरकार के साथ 1 वर्ष के लिए यथास्थिति समझौता किया गया था हैदराबाद में। इस काल में उसे प्रजातांत्रिक संस्थाओं का विकास करने का वादा किया गया, हम प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं वो विकसित करेंगे। दूसरी तरफ उसने राजकाज सैनिक के माध्यम से किसानों पर दमन चक्र जारी किया। तो अंत में 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का निर्णय लिया और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में विलय कर दिया। हैदराबाद का भारत में विलय। पांडुचेरी, तो फ्रांस ने इसे भारत को शांतिपूर्ण 1954 में सौंप दिया। तो पांडुचेरी जो है फ्रांस के पास था और पांडुचेरी को 1954 में उसने भारत को सौंपा। फिर गोवा, ये पुर्तगीजों का कब्जा था गोवा पर। गोवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वे, चूँकि पुर्तगाल अमेरिका और ब्रिटेन के साथ शीत युद्ध का सहयोगी रहा था, तो इससे इनकी ओर से भी उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा था। अंत में 61 में भारत ने अपनी सेना भेज दी और गोवा पर भारत में विलय कर लिया गया। तो 61 में गोवा भारत में मिल गया और पांडुचेरी 54 में मिल गया। वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, परंतु हम गौर से देखें तो वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियां बिस्मार्क से कहीं अधिक थीं। निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। जैसे बिस्मार्क यूरोप में महत्वपूर्ण संगठित सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था, संगठित सेना का प्रतिनिधित्व, जबकि भारत की सेना असंगठित रूप में विभाजित थी, आज संगठित थी और विभाजित थी। फिर बिस्मार्क को यह कार्य पूर्ण करने 15 वर्ष लगे। वल्लभ भाई पटेल ने 15 महीने में पूर्ण किया। सबसे बढ़कर भारत की यह क्रांति रक्तहीन क्रांति के रूप में सिद्ध हुई है। अहिंसा के रूप में पूरा किया गया, जबकि वहाँ अहिंसा के रूप में। सोवियत रूस के राष्ट्रपति खुर्शचेव ने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि आप वास्तव में अनोखे हैं, अपने भारतीय शासकों को समाप्त किए बिना भारतीय रियासतों को समाप्त कर दिया। अब है राष्ट्र निर्माण। तो इसमें राष्ट्र निर्माण किस तरह से हुआ, तो एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से सामंती औपनिवेशिक समाज और आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। तो संविधान का निर्माण होगा, इसमें वैश्विक संस्थानों का प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा संविधान निर्माण में। फिर आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, भारत का विभाजन का प्रभाव पड़ेगा। तो विश्व की मतलब संविधान का प्रभाव पड़ेगा, आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक सामाजिक न्याय दिया जाएगा और विभाजन का प्रभाव पड़ेगा। तो 1935 के भारत संविधान अधिनियम का भी प्रभाव पड़ेगा इसमें। तो एक संविधान के माध्यम से आधुनिक राष्ट्र के निर्माण को संगठित करना। 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हो गई थी, परंतु एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से हमें आर्थिक और सामाजिक आज़ादी सुनिश्चित करनी थी। भारतीय संविधान उस आर्थिक सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का साधन है, इसलिए अन्य देशों द्वारा एक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहीं भारत में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं की परंपरा है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। कैबिनेट मिशन योजना ने ही संविधान सभा का प्रावधान लाया था।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हो गई थी और परंतु विभाजन के कारण संपूर्ण प्रक्रिया रुक गई थी। विभाजन हो गया तो रुक गई प्रक्रिया, तो लीग के सदस्य बाहर हो गए थे। फिर संविधान सभा ने अपनी बैठक आरंभ की और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में नेहरू के अभिभाषण के पश्चात दूसरे दिन बैठक आरंभ हो गई। तो 15 अगस्त जब हुआ आज़ादी मिल गई तो उसके दूसरे दिन बाद बैठक आरंभ हो गई। अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो भारत का संविधान संभवतः तीसरा विश्व का पहला प्रजातांत्रिक संविधान था। भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि प्रजातांत्रिक संविधान का गठन और इसके समक्ष पश्चिमी देशों के संविधान थे। तो एक प्रजातंत्र ने संविधान का गठन करना था और बहुत सारे उसके पास मॉडल थे। जैसे वैश्विक संविधानों का प्रभाव भी पड़ा फिर भारत में। विश्व का पहला संविधान ब्रिटिश संविधान, पहला संविधान जो है विश्व का ब्रिटिश संविधान था। ब्रिटेन का भारत में गहरा संबंध था, ब्रिटेन का भारत से संबंध था, इसलिए ब्रिटिश संसदीय परंपरा को अपनाया जाना बहुत ही स्वाभाविक था। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत का आकार लगभग महाद्वीपीय था और इसके चरित्र में विविधता थी। इसलिए अमेरिकी संविधान में बहुत कुछ लिया गया, जैसे अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च राष्ट्रपति का पद और परंतु भारत के संविधान निर्माता भारतीय संविधान को सबसे बेहतर बनाना चाहते थे। ब्रिटेन और अमेरिका की कुछ मूलभूत खामियों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ ग्रहण किया और तथा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से वाइमन गणतंत्र कहाँ से आया? जर्मनी से गणतंत्र लिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। आपातकाल का प्रावधान सोवियत रूस और संविधान में मौलिक कर्तव्य, सोवियत रूस से आपातकाल का प्रावधान और सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। तो जर्मनी के जो है वाइमन गणराज्य से आपातकाल का प्रावधान लिया। और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, तो स्वतंत्र भारत के संविधान को महत्वपूर्ण प्रेरणा राष्ट्रीय आंदोलन से मिलती है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो प्रतिनिधित्व जब तक नहीं है तो कर नहीं, एवं राजस्व और स्वशासन जैसे नारे का उपयोग कर संविधानवाद को प्रावधान किया गया था। फिर गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा की विधि अपनाकर संविधान के पक्ष में मजबूत किया। तो भारतीय आंदोलन में हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती रही थी, परंतु मुख्य धारा में अहिंसक आंदोलन ही प्रभावी रहा तथा साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से नेताओं, बुद्धिजीवियों के बीच वाद विवाद के माध्यम से आपसी विवाद को सुलझाया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर इसे संवैधानिक और नैतिकता की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस तथा विभिन्न दलों द्वारा समय समय पर संवैधानिक मांगें रखी गईं। तो विभिन्न दल हैं जो उनके द्वारा समय समय पर कांग्रेस ने मांगें रखी गई। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, इससे भी संविधान पर प्रभाव मौजूद हुआ। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर लाए गए संवैधानिक कानून 1935 का शासन अधिनियम, इसका प्रभाव भी संविधान पर था। 1892 के अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक, तो 92 के अधिनियम से लेकर 35 के अधिनियम तक औपनिवेशिक सरकार द्वारा समय समय पर अनेक संवैधानिक सुधार लाए गए थे। इसके साथ ही स्वयं भारत के राजनीतिक दलों द्वारा भी नेहरू रिपोर्ट के रूप में अपना संविधान प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। सबसे गहरा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखा जा सकता है। ये कहा जाता है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष
1935 का भारत संविधान अधिनियम नहीं होता तो फिर लगभग 3 वर्षों में भारत संविधान का निर्माण संभव नहीं था। 3 वर्ष में संविधान नहीं बन पाता। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य था। तो हमें पश्चिमी संविधान की नकल और व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देने का प्रयास किया। यानी हमें व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी है और उसे न्याय भी देना है। और परंतु हम आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार थे। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लक्ष्य को थोड़ा दरकिनारा भी करना था। यही वजह है कि मौलिक अधिकार के समानांतर नीति निषेध तत्व का महत्व बढ़ गया। और भारत के विभाजन का प्रभाव पड़ा। बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि संविधान को आकार देने में विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, रक्तपात, हिंसा की बड़ी भूमिका रही। बताया जाता है कि विभाजन से पहले संविधान सभा ने राज्य को अधिक शक्ति प्रदान करने की बात की थी। फिर निर्वाचित गवर्नर जो था का प्रावधान किया गया था, गवर्नर निर्वाचित होगा। परंतु विभाजन ने इसे सबसे अधिक संघीय ढांचे को प्रभावित किया। विभाजन हुआ तो संघ का ढांचा बदल गया और राज्य की स्थिति कमजोर कर दी। इसलिए आपातकाल का प्रावधान लाया गया। मौलिक अधिकार भी सीमित कर दिए गए। संविधान के विशिष्ट लक्षणों में हमारी संविधान सभा में लगभग 300 योग्य एवं प्रबुद्ध प्रतिनिधि एक साथ बैठे थे। तो विशिष्ट लक्षण है कि 300 लोग एक साथ बैठे थे। उन्होंने संविधान पर अपनी छाप छोड़ी। शायद ही किसी दूसरा संविधान में इतना योग्य और प्रबुद्ध प्रतिनिधित्व एक साथ बैठे हों। हमारी संविधान सभा विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, धर्मगुरु, धर्मनिरपेक्ष, कुलीन, जन सामान्य सभी लोग शामिल थे। इसलिए इसने अपेक्षाकृत बेहद राष्ट्रीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया। यानी सबके अलग अलग दृष्टिकोण को इसने व्यक्त किया। फिर भारतीय संविधान सभा में खुली बहस को प्राथमिकता दी गई थी। ये कोई भी खुली बहस कर सकता था। खुली बहस को प्राथमिकता दी गई थी और सामान्य जनता की राय के लिए दरवाजा खोल दिया गया। किसी तृतीय विश्व के देशों में इतना तक कि अधिकांश पश्चिम देशों में भी खुला वातावरण नहीं मिला जितना नहीं था। इंडोनेशिया की सरकार ने एक अन्य संविधान के निर्माण के लिए इस तरह का वातावरण देने का प्रयास किया, परंतु विफल हो गई। संविधान सभा में जिस बात पर सहमति नहीं हुई, संविधान सभा ने उसे दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके निर्णय को भविष्य की पीढ़ी पर छोड़ दिया। उदाहरण के लिए नीति निषेध तत्व, यूनियन सिविल कोड आदि। तो पश्चिमी संविधान का अंधानुकरण नहीं, मतलब पश्चिम के संविधान को पूरी तरह से नहीं अपनाया। भारतीय संविधान एक आरोप है कि पश्चिमी मॉडल का अंधानुकरण किया गया है। तो किसी विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बीड़ा और सितार की धुन सुनना चाहते थे, परंतु मिली हमें अंग्रेजी बैंड की धुन। तो परंतु अगर हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि पश्चिम से ली गई प्रत्येक अवधारणा जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता को भारत की परिस्थिति के अनुकूल की है। मतलब भारत की परिस्थिति के अनुसार और उसे अपनाया। भारतीय संविधान तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति का माध्यम, प्रजातंत्र का माध्यम बना। यानी सुनील लिखनानी नामक विद्वान ने तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति का नाम दिया। उन्होंने प्रथम क्रांति अमेरिका को कहा और फिर प्रजातंत्र के प्रसार का प्रथम चरण माना। फिर दूसरी प्रजातांत्रिक क्रांति फ्रांस की क्रांति को कहा। उन्होंने प्रजातंत्र के प्रसार का दूसरा चरण माना। भारतीय प्रजातंत्र की क्रांति को तीसरी क्रांति कहा। उन्होंने भारत की संविधान के निर्माण के पश्चात प्रजातंत्र का प्रसार एशिया अफ्रीका देशों में हुआ। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माण में प्रजातंत्र की अवधारणा की अवधारणा का प्रजातांत्रिकरण हुआ। अर्थात भारत की सफलता ने तृतीय विश्व है उसके देशों को प्रजातंत्र की ओर आकर्षित किया।
सबसे पहले यह धारणा थी कि प्रजातंत्र शिक्षित संपन्न देश के लिए अर्थ रखता है, परंतु भारत ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया। केवल शिक्षितों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान महत्व था। फिर भारतीय संविधान की सीमाएं क्या हैं? तो कांग्रेस सीमाएं यही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधित्व की संख्या देखते हुए इस पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस कांग्रेस के लोग ज़्यादा थे। वर्तमान में यही कारक मोदी सरकार में असंतोष का कारण है। फिर यह भी आश्चर्य का विषय है कि सर्वत्र वयस्क मताधिकार को सुनिश्चित करने वाली भारत की संविधान सभा, जिसने मतलब वयस्क अधिकार दिया, सर्वमत वयस्क अधिकार, तो वह संविधान सभा स्वयं सीमित मताधिकार पर आधारित विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुई थी। तो सीमित मताधिकार पे और वयस्क मतलब अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुनी गई थी, सीधे जनता ने नहीं चुना था उसे। फिर संविधान का क्रियान्वयन, संविधान का क्रियान्वयन और चुनौतियाँ। किसी भी संविधान की उत्कृष्टता का आधार केवल विधि का संग्रह तैयार करना मात्र नहीं है, बल्कि विधि का व्यवहारिक क्रियान्वयन भी होना है। अतः जब भारत में संविधान को समकालीन राजनीति का सामना करना, मतलब भारत जब का संविधान जब लागू हुआ तो सामना करना पड़ा, तब इसकी वास्तविक परीक्षा आरंभ हुई। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराहट होगी। अब संविधान निर्माताओं ने तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों को संविधान निर्माताओं ने भारत के उपबंध साधनों को देखते हुए मौलिक अधिकार कर्तव्यों को दी गई भारत की तत्कालिक जरूरत थी, यानी जरूरत के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। लेकिन मौलिक अधिकार के समानांतर नीति निर्देशक तत्व का महत्व बढ़ता चला गया। पहले सरकार द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन के नाम पर मौलिक अधिकार के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा था। तो मतलब नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वित करना था तो मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा था। आरंभ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका विरोध किया गया, फिर न्यायपालिका ने अपना रुख परिवर्तित कर दिया। फिर मंत्री परिषद बनाम राष्ट्रपति। हमारे संविधान निर्माताओं ने मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के संबंध को स्पष्ट नहीं किया। अनुच्छेद 34 में है। इस बात में इतना था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा, परंतु स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति से मानने के लिए बाध्य होगा अथवा नहीं। आगे भी इस पर अस्पष्टता बनी रही। फिर 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी द्वारा यह प्रावधान जोड़ने में कायम रही कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श मानने के लिए बाध्य होंगे। फिर विधानमंडल बनाम न्यायपालिका। सबसे बड़ी चुनौती का मुद्दा उभरता है। यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ब्रिटेन में ऐसा है कि न्यायपालिका उसे चुनौती नहीं दे सकती थी। वहीं भारत में संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट विद्यमान था, इसलिए आगामी 3 दशकों तक संसद और न्यायपालिका के बीच खुली टकराहट हुई। टकराहट का एक मुद्दा मौलिक अधिकार का मामला था। पहले सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ मुद्दा था। फिर करस्पानंद भारती मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति को स्वीकार कर लिया कि आप संशोधन कर सकते हैं। एक तरफ जहां संसद न्यायपालिका जो संसद है न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को काटना चाहती थी, तो न्यायपालिका की पुनर्लोकन की जो मतलब उस पर न्याय करने की जो शक्ति है उसको संसद छीनना चाहती थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को सीमित करना चाहता था। तो इसमें संशोधन मतलब कम करे सरकार, इसलिए उसको सीमित करना चाहती थी न्यायपालिका। तो एक दूसरे की शक्तियों को कम करने पर लगे हुए थे। क्या भारत का संविधान भारत सरकार का अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया, यानी
जो 35 का अधिनियम आया तो उसी ने संविधान निर्माण मतलब का काम कर दिया। तो ब्रिटिश पक्षधर विद्वान ये निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के रूप में ब्रिटिश ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो भारत में अधिकांश वर्गों को संतुष्ट कर सके। इसके माध्यम से ब्रिटिश भारत और देसी राष्ट्र दोनों को एक दूसरे से जोड़ने और संघ और राज्यों के बीच संबंधों को पुनः निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। परंतु राष्ट्रवादी जब यह है मतलब राष्ट्रवादी जो जवाब देते हैं वो ऐसा नहीं कहते। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंजरवेटिव पार्टी के दबाव में ब्रिटिश संसद ने भारत की संवैधानिक प्रगति में अवरोध डालने के लिए, भारत की जो संविधान बन रहा था उसकी प्रगति हो रही थी उसमें अवरोध डालने के लिए संघ का प्रावधान लाया था। अगर हम दोनों विचारों का परीक्षण करें तो दूसरा विचार अधिक विश्वसनीय लगता है। 35 के अधिनियम द्वारा स्थापित परिसंघीय व्यवस्था निम्न सीमाएं बनी रही थी, उसमें भी कमियां थी 35 के शासन अधिनियम में। जैसे केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में 30-40% सीटें देसी रियासतों को दी गई थी और फिर इन पदों पर नियुक्ति जो होनी थी तो इसमें केंद्रीय विधानमंडल में दोनों सदनों में 30 से 40% सीटें देसी रियासतों को दिए जाना और फिर इन पदों पर नियुक्त निर्वाचन के माध्यम से नहीं बल्कि मनोनयन के माध्यम से होनी थी। तो ये कारण था। इसका एक महत्वपूर्ण दोष केंद्र सरकार के स्तर पर उत्तरदायी शासन जो था उसकी अनुपस्थिति थी। इसने संपूर्ण परिसंघीय व्यवस्था को अप्रजातांत्रिक पद्धति के अंतर्गत ला दिया था। केंद्रीय स्तर पर वायसराय को अधिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी, वह किसी सरकार को अपने हाथ में ले सकता था। फिर प्रांतों में भी गवर्नर को अनेक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी, साथ ही वह निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर सकता था। अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह परिसंघीय व्यवस्था ही भी महज कागज पर रह गई, क्योंकि इसमें के लिए कम से कम 50% देसी रियासतों की स्वीकृति अनिवार्य थी जो नहीं मिल पाई। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा छद्म व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अब स्वतंत्र भारत के संविधान का मर्यादा केवल 3 साल के लिए तैयार करने के ऐतिहासिक कार्यक्रम को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता यदि उनके पास 3 वर्ष में संविधान निर्माण करना कठिन होता है यदि उनके पास भारत शासन अधिनियम 1935 जैसा अधिनियम ना होता। तो इसका आंसर है प्रश्न का अन्वेषण है। यह प्रश्न स्तरीय यहाँ से इसका उत्तर भारतीय संविधान जो है संविधान निर्माण की दिशा में सबसे बड़ा प्रयोग था। भारत का संविधान के निर्माण की दिशा में एक सबसे बड़ा प्रयोग था। यह तृतीय विश्व का प्रथम सफल संविधान है। यह सही है कि भारतीय संविधान सभा में विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह कार्य कर रहा था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व भर के संविधानों से प्रेरणा लेकर एक चुस्त सटीक संविधान निर्माण करने का प्रयास किया। फिर यह भी सही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों का ज्यों का त्यों नहीं लिया, क्योंकि 1935 का संविधान ब्रिटेन के साम्राज्यवादी जरूरतों के अनुकूल निर्मित हुआ था। तो ब्रिटेन के अनुकूल निर्मित हुआ था और भारत के नहीं। तो स्वाभाविक रूप से भारत में राष्ट्रीय जागरूकता के अनुकूल हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सब प्रावधानों फेरबदल किया। फिर भी 1935 के भारत शासन अधिनियम ने स्वतंत्र भारत के संविधान के आरंभिक खाके के रूप में कार्य किया। तो उन्होंने संविधान निर्माण के आरंभिक खाके के रूप में कार्य किया तथा हमारे संविधान निर्माताओं के काम को अपेक्षाकृत आसान बना दिया। कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में लगभग 250 वाक्यांशों सीधे तौर पर भारत शासन अधिनियम से लिए गए। उसी प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता का प्रथम प्रयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम में हुआ। इसे संघीय व्यवस्था की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।
यद्यपि इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। संघीय व्यवस्था उसमें थी लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 356 प्रांत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 1935 के अधिनियम और 93 की धारा से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की आधारभूत संरचना, जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसकी आधारभूत संरचना कहीं न कहीं 35 के अधिनियम में उल्लेखित संघीय न्यायालय की प्रभारी, यानी संघ का एक न्यायालय हुआ, इस तरह से था, तो उससे प्रेरित है। वह संविधान सभा में अनेक ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने 1935 के संविधान के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव था, अतः इस अनुभव का लाभ भी वर्तमान संविधान सभा को मिला। अंत में अगर हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के संवैधानिक अनुभव को साझा करते हैं तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि नेपाल 7 वर्ष के अथक प्रयास के बावजूद भी एक बहुमान्य संविधान निर्मित नहीं कर सका, और जबकि श्रीलंका चौथी बार संविधान निर्माण की दिशा में प्रयोग कर रहा है। संभवतः अगर देशों के समक्ष कोई पूर्व संविधान का खाका होता तो शायद स्थिति अलग होती। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार 1935 के भारत संविधान अधिनियम ने स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। अब है इसमें भारत के विशाल भौगोलिक आकार और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एक राष्ट्र का निर्माण, एकता का उदय, यानी इतनी विविधता के बाद एक राष्ट्र कैसे बन सका भारत। तो इसके सामान्य के राष्ट्र निर्माण का आरंभिक मॉडल पश्चिमी यूरोप में तैयार हुआ। तो राष्ट्र निर्माण जो हुआ सबसे पहले यूरोप में हुआ था, परंतु पश्चिमी यूरोप देशों का आकार बहुत छोटा था, सांस्कृतिक विविधता भी कम थी। वहीं भारत का विशाल आकार, भौगोलिक आकार था, सांस्कृतिक विविधताएं ज़्यादा थी। इसलिए जॉन स्टैची और से लेकर जॉन रूडयार्ड किपलिंग और विभिन्न विद्वानों ने भारत के राष्ट्र बनने की क्षमता के विषय में अविश्वास प्रकट किया कि भारत कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने भारत में राष्ट्र निर्माण का अपना एक वैकल्पिक मॉडल विकसित किए। तो भारत ने जब राष्ट्र बनाया तो वैकल्पिक मॉडल के तहत बनाया अलग से। तो राज्य भाषा से तात्पर्य सरकार की भाषा, इसमें राजभाषा का मुद्दा था। तो राजभाषा से तात्पर्य सरकार की भाषा जिसमें कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ तो राज्य भाषा थी और राष्ट्रभाषा जिससे किसी राष्ट्र की बड़ी जनसंख्या प्रयोग करती है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास था, परंतु गैर हिंदी प्रदेश के लोगों ने विरोध किया और विरोध को देखते हुए संविधान सभा ने समझौतावादी रुख अपनाते हुए सर्वप्रथम 1950 में हिंदी के साथ 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को सह राज्य भाषा और फिर आगे 1963 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्थापित किया। उसी प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, जो वर्तमान में 22 हो गई। इस प्रकार व्यवहार में 22 भाषाओं का राष्ट्र बन गया। फिर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। विभाजन से उत्पन्न भय के कारण कांग्रेस सरकार ने अपने पुराने वादे को से पीछे हटते हुए भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस क्रम में धर समिति और जेबीपी समिति, तो धर समिति और जेबीपी समिति दोनों का गठन हुआ था और दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। परंतु आंध्र प्रदेश के जन आंदोलन की स्थिति को देखते हुए 1953 में सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन का पहला प्रांत बनाया। 1956 में प्रांतों के पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 14 प्रांतों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो 14 प्रांत बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आगे 1960 में मुंबई को भी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया। तो मुंबई जो था बहुत बड़ा था, तो उसे गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया। यह प्रक्रिया 1966 में पूरी हुई जब पंजाब में हिंदी भाषाई हरियाणा को एक दूसरे से पृथक किया। पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लक्ष्य को टाल देना
तो भारत में विविधता मूल स्वरूप को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान न्याय संहिता जो थी स्थापित करने का दायित्व भावी पीढ़ी के ऊपर डाल दिया गया। फिर कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं, दलित, पीड़ित जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, इन सबको सामाजिक न्याय मिले। तो राष्ट्र निर्माण, कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित वर्ग और पिछड़ी जाति, इन सब के लिए न्याय मिले। तो हमारी संविधान सभा के समक्ष एक बड़ा दायित्व था सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इस क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं की सुरक्षा प्रदान की जानी थी। फिर अंत में अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा की बात की गई। तो मतलब पहले अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, महिलाओं, इनकी सुरक्षा प्रदान की जानी थी और अंत में क्या हुआ, अल्पसंख्यक समूह को भी सुरक्षा की बात हो गई कि सबको सुरक्षा दी जाए। फिर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण, जो धार्मिक में कम मतलब अल्पसंख्यक है और भाषा में अल्पसंख्यक है, तो धर्म और भाषा ये अल्पसंख्यकों को संरक्षण, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए मौलिक अधिकारों में प्रावधान किए गए। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25-28 के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था है। 25 से 28 के बीच धर्म के अधिकार हैं। वहीं अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई। एक राष्ट्र के रूप में भारत की महान उपलब्धि थी। फिर महिलाओं को संरक्षण, स्वतंत्रता के पश्चात महिला उत्थान कार्यक्रम स्वतंत्र भारत सरकार की प्राथमिकता थी कि महिलाओं का उत्थान किया जाए। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित नियमों को स्पष्टता लाना और महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए 1951 ईस्वी में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव लाया गया, परंतु समाज के अनेक हिंदू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा भारी विरोध के कारण नेहरू ने इस बिल को मतलब हिंदू कोड में बिल लाया गया और हिंदू संप्रदाय के जो संगठन है उन्होंने भारी विरोध किया, तो नेहरू ने इस बिल को तत्कालिक रूप में लागू करने पर रोक लगा दी विरोध के कारण। बाद में सरकार ने 4 अलग अलग कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम, गोद लेने खर्च संबंधी अधिनियम पारित किए। दलित वर्ग, अनुसूचित जाति इनके लिए, तो दलित वर्ग को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर संविधान में विशेष आरक्षण दिया गया। तो दलित वर्ग था जो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया और उसे आरक्षण दिया गया। उसके विकास के लिए केंद्रीय विधानमंडल और प्रांत विधानमंडलों में आरक्षण दिया गया। तो केंद्र में जो केंद्र की सरकार है और प्रांतों में जो विधानमंडल बनेंगे उनकी सीटों को आरक्षित किया गया। फिर सरकारी सेवा में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई, यानी सरकार की जो सेवाएं होंगी सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। आरंभ में ये 10 वर्षों के लिए किया गया, किंतु आगे अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के साथ महत्वपूर्ण चुनौती जनजातियों के विकास के लिए काम करना था। संविधान में अनुच्छेद 46 में जनजातीय लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रति प्रतिस्पर्धादायी प्रतिबद्धता दर्शाई गई। उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर जनजाति विकास के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्ति दी गई। जनजातियों की विकास की, यानी जनजाति जनसंख्या की बहुलता वाले राज्य में राज्यपाल को विशेष, जहाँ जनजातियाँ अधिक है तो राज्यपाल उसे विशेष अधिकार दिए गए जो राष्ट्रपति के अनुसार वो काम करेगा। फिर पिछड़ी जातियों के लिए, तो पिछड़ी जाति यानी मौलिक संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि जाति पहचान को अस्वीकार करने का प्रयास किया गया था। फिर अन्य पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर विचार करने के लिए 1953 में गठित काका कालेकर, तो काका कालेकर समिति द्वारा इन जनजातियों को सरकारी सेवा में आरक्षण दिया। तो सरकारी सेवा में आरक्षण की अनुशंसा की गई, परंतु इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो उन्हें सरकारी में क्या उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, अनुशंसा की गई थी सरकारी सेवा में। फिर 1990 के मंडल आयोग की रिपोर्ट, तो 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। इसके आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया।
प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विशाल भौगोलिक आकार, सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यूरोपीय मॉडल से पृथक राष्ट्र का मॉडल कैसे अपनाया, स्पष्ट करिए। तो मतलब यूरोप का जो मॉडल था जो राष्ट्र निर्माण का, उससे भारत का मॉडल किस तरह अलग था। राष्ट्र निर्माण का आरंभिक मॉडल यूरोपीय के तौर पर यूरोप में तैयार हुआ था। मतलब राष्ट्र पहले यूरोप में बनने तैयार हुए थे, परंतु पश्चिमी यूरोप में भौगोलिक आकार था, छोटा था, और उसमें सांस्कृतिक विविधता बहुत कम थी, यानी संस्कृति कम विविधता थी। भारत महाद्वीपीय आकार वाला देश था, सबसे बढ़कर यहाँ सांस्कृतिक विविधता थी, इसलिए इसे राष्ट्र बनने में संभावना पर हमें प्रश्न लगाया जाता था, परंतु भारत ने इसे चुनौती को स्वीकार किया और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण का एक पृथक मॉडल विकसित किया जो पश्चिम मॉडल से अलग था। इस तरह निम्न कदम उठाए, जैसे विषम संघवाद को अपनाया, भारत में क्षेत्रीय दबाव को देखते हुए अमेरिकी संघ मॉडल से पृथक हटकर कनाडाई विषम संघीय मॉडल को अपनाया, अर्थात अमेरिका के मॉडल में सभी राज्यों को समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया, किंतु भारत में राज्यों की विशिष्ट स्थिति को स्वीकार किया गया। इसके उदाहरण अनुच्छेद 370 जो अब रद्द हो चुका है और 71 में थे। फिर राष्ट्र भाषा के मुद्दे पर व्यवहारिक दृष्टिकोण, जैसे पश्चिमी यूरोप में एक भाषा एक राष्ट्र का नारा था। फिर फ्रेंच भाषा के आधार पर, तो फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस तथा जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस, जर्मन के आधार पर जर्मन राष्ट्र निर्माण हुआ था। भारत में हिंदी को राज्य भाषा बनाते हुए अंग्रेजी को सह राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति दे दी, और इसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को जगह दी और व्यवहार में 14 भाषाओं का राज्य बना और वर्तमान में 22 हो गया। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी है। हमारे संविधान निर्माताओं में अनेक का झुकाव यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, परंतु सांप्रदायिक विविधता को देखते हुए उसे पीढ़ी के लिए टाल दिया गया। तो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, विभाजन से भयभीत होकर भारत ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को ठुकरा दिया था, परंतु राज्यों के दबाव को देखते हुए, तो राज्यों का जो दबाव था, राज्यों के दबाव को देखते हुए पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया तथा 1956 में 14 राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो 14 राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। फिर धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, तो ये धार्म के आधार पर और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देते हुए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 30 के बीच उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया। धर्मनिरपेक्षता, भारत की संस्कृति विविधता को देखते हुए राष्ट्र निर्माण की एक प्रमुख स्रोत के रूप में धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाया गया। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को विशेष रूप से जोड़ दिया गया। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य भारत में जो अहिंसा सत्याग्रह के रूप में सत्याग्रह के रूप में राष्ट्रीय पद्धति विकसित हुई, राष्ट्र की प्रगति विकसित हुई, यह है कि भारत ने दुनिया को केवल राष्ट्र प्रतिरोध की नई तकनीक नहीं दी बल्कि राष्ट्र निर्माण का नया मॉडल भी दिया। फिर अधिकांश नव स्वतंत्र उपनिवेश अपने स्वरूप में बहुभाषा, बहुभाषी और बहुनस्लीय तथा बहुसांप्रदायिक थे। तो अनेक जो राष्ट्र पे बने वो बहुभाषा थे और उनमें बहुत नस्ल के लोग थे और बहुत समुदाय के लोग भी थे। उनके लिए राष्ट्र निर्माण का पश्चिमी मॉडल उतना उपयुक्त नहीं है जितना भारत का मॉडल है। और है
क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की एकता को मजबूत किया? बस्ता एक भाषी क्षेत्र होने के बावजूद तेलंगाना के तटीय आंध्र प्रदेश से पृथक होने की घटना ने भाषाई प्रांतों की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर, उससे तेलंगाना अलग हो गया। फिर स्वाभाविक रूप से यह वैचारिक मंथन आरंभ हो गया कि भाषाई प्रांतों का गठन बुद्धिमत्ता का कदम था कि नहीं, परंतु तथ्य समग्रता से विचार करने की जरूरत है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ऐसे राष्ट्र के रूप में गठित हुआ जिसका महाद्वीपीय आकार था और जहाँ व्यापक सांस्कृतिक विविधता थी। फिर विभाजन ने संघीय व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया था। राज्यों के समानांतर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया। ऐसी स्थिति में प्रांतों के बीच अपनी भाषाई संस्कृति की पहचान को लेकर आशंका उत्पन्न हो रही थी। अब तक उन्हें विभिन्न समूह के लोग थे, वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी शासन के अंतर्गत दबे पड़े थे, अतः उनके लिए इस स्वतंत्रता का अर्थ भाषाई संस्कृति पहचान थी और स्वीकृति थी। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार उस मांग को ठुकरा देती तो फिर इस कारण पारस्परिक अंधविश्वास को बल मिलता तथा यह आपसी तनाव का रूप ले लेती। और ऐसे उदाहरण हमें पाकिस्तान, श्रीलंका के संदर्भ में पाते हैं, जब मुस्लिम अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्र देश यह संदेश दिया कि आप जितनी शीघ्रता से बंगाली को भूलकर उर्दू को अपना लेंगे उतना अच्छा होगा, तो बंगाली को छोड़कर उर्दू अपना लेंगे तो उतना अच्छा होगा। परंतु इसका परिणाम हुआ 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण। 1956 में जब भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को स्वीकृति मिली थी, उस समय श्रीलंका तमिल लोगों पर विवेकपूर्ण सिंहली भाषा थोपने का प्रयास कर रहा था, अतः श्रीलंका गृह युद्ध का शिकार हो गया। वही भारत सरकार ने भाषाई आधारों पर प्रांतों के गठन कर व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र राज्य के बीच पारस्परिक विश्वास को बल मिला। जैसा कि आशंका थी, इसमें मिट्टी के लाल की जैसी भावनाओं को बल मिलेगा, पर यह निर्मूल सिद्ध हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप बहुरंगी भाषी संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल गई। आर्थिक सुधार कार्यक्रम, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, कृषि सुधार, औद्योगिक और पंचवर्षीय योजनाएं, औद्योगिकरण हुआ और पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो औपनिवेशिक आर्थिक विकास, तो इसमें आर्थिक सुधार कार्यक्रम आया, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल आया, कृषि सुधार यानी सामंती संबंध, पूंजीवादी एवं भारतीय उद्योगों की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं थी और कर प्रणाली थी अन्यायपूर्ण, क्योंकि निर्धन वर्ग अधिक दबाव था। अत्यधिक जन्म दर एवं मृत्यु दर, 32 वर्ष तक जीवन प्रत्याशा बची थी। सामाजिक क्षेत्र में सीमित निवेश था और 16% लोग साक्षर की दर थी, यानी पढ़े लिखे साक्षर लोग 16% बस थे। तो औपनिवेशिक आर्थिक विकास, औपनिवेशिक आर्थिक विरासत के रूप में भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और खाद्यान्न संकट, आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन मिला। इतना ही नहीं, भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक व तकनीकी पिछड़ेपन के अतिरिक्त पूंजी का अभाव और उद्यमता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। तो पूंजी का अभाव था और उद्यम की कमी थी, तो एक महत्वपूर्ण समस्या थी। कृषि क्षेत्र, कृषि योग्य कुल 800 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से 300 मिलियन हेक्टेयर में ही खेती होती थी। तो 800 मिलियन की हेक्टेयर भूमि थी और उसमें से सिर्फ 300 में खेती होती थी। केवल 17% भूमि सिंचाई थी, 70% भूमि सिंचाई सिंचित थी। कृषि के क्षेत्र में सामंती संबंध कायम थे तथा भूमि का वितरण असमान था। कृषि क्षेत्र तकनीकी रूप से पिछड़ा था, तो कृषि क्षेत्र तकनीक नहीं थी और पिछड़ा था। इसके कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था।
फिर औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया तथा इस कारण भारत में पूंजीगत भारी उद्योग, जो पूंजीगत भारी उद्योग था, अभाव था तथा प्रशिक्षित मानव की कमी थी, यानी प्रशिक्षण नहीं था मानव में, और भारी और पूंजीगत उद्योग का अभाव था। फिर कर प्रणाली भी अन्यायपूर्ण थी। समाज के धनी वर्गों को सीमित मात्रा में कर देना होता, तो कर प्रणाली जो थी वो अन्यायपूर्ण थी और समाज के धनी वर्ग को सीमित मात्रा में कर देना होता था। जो धनी वर्ग होते थे वो सीमित मात्रा में कर देते थे, जबकि निर्धन वर्ग पर कर का अधिभार अधिक था, तो निर्धन लोग अधिक कर दे रहे थे। उदाहरण के लिए भू राजस्व और नमक कर अधिभार सबसे अधिक था। फिर सामंती क्षेत्र में सीमित निवेश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा था। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 16% थी, तो समाज में शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर पिछड़ा था। इस तरह जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, यानी लोग सिर्फ 32 वर्ष तक ही लगभग लोग जीवित रहते थे। फिर नेहरूवादी विकास मॉडल को प्रेरित करने वाले कारक, तो नेहरूवादी जो विकास का मॉडल है उसको किस तरह से प्रेरित हुआ, तो सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल, उससे प्रेरणा मिली। आर्थिक मंदी के पश्चात केन्सियन अर्थशास्त्र पर आधारित पूंजीवादी मॉडल, तो उसने भी प्रभावित किया, सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल उसने, और पूंजीवादी मॉडल केन्स का। फिर मुंबई प्लान 1944-45 में सोवियत रूस और जापान की औद्योगिक सफलताएं। नेहरू का समाजवाद, यानी पूंजी और समाजवाद का मिश्रण आएगा। आर्थर लेविस का आर्थिक विकास का मॉडल, ये सारे मॉडल विकसित होंगे। नेहरूवादी विकास मॉडल को प्रेरित करने वाले कारक, सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल, तो सोवियत रूस का जो समाजवादी मॉडल था वह एक मॉडल, यह मॉडल सर्वप्रथम सोवियत रूस में तैयार हुआ तथा आगे चीन ने भी इस मॉडल को अपनाया। इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण की बात की जाती थी, तो इस पर अर्थव्यवस्था में राज्य के नियंत्रण की बात की जा रही थी। इसके तहत भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित कर भूमि के सामूहिकरण पर बल दिया गया, तो भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित किया गया और सामूहिकरण पर बल दिया गया, अर्थात भूमि पर से निजी स्वामित्व को समाप्त कर भूमि को सामूहिक नियंत्रण में रख लिया गया, तो भूमि पर निजी स्वामित्व जो था उसको समाप्त करके भूमि को सामूहिक नियंत्रण में रखा गया। इसका सीधा लाभ सोवियत रूस को मिला था। आर्थिक मंदी के पश्चात, जब आर्थिक मंदी आई 1929-30 की, तो केन्सियन अर्थशास्त्र का आधारित पूंजीवादी मॉडल आया। तो 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने मुक्त अर्थव्यवस्था पर आधारित पूंजीवाद के युग को समाप्त कर दिया। तो केन्स का जो आर्थिक मंदी आई तो मुक्त अर्थव्यवस्था का मॉडल आया और मुक्त अर्थव्यवस्था चलाई जाए, अर्थात पूंजी के युग को समाप्त कर दिया। फिर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने अर्थशास्त्र के संचालन में राज्य की भूमिका दे दिया था, तथा राज्य का काम मांग प्रबंधन करना, यानी राज्य क्या है, मांग प्रबंधन करे और अर्थव्यवस्था को मंदी और मुद्रास्फीति के चक्र को राज्य को उससे बचाए। अब है मुंबई प्लान 1944 से 1945 तक। मुंबई प्लान के माध्यम से भारत में 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने यह संदेश दिया था कि अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, राज्य को निवेश के लिए आगे आना चाहिए, जिससे प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में विकास हो सके। तो मुंबई प्लान था ये कि उसने 8 उद्योगपतियों ने इसमें संदेश दिया था। फिर सोवियत रूस एवं जापान की औद्योगिक सफलता, तो
भारत के विकास के लिए व्यापक औद्योगिकरण को आवश्यक माना गया। यानी भारत का विकास करना है तो व्यापक औद्योगिकरण हो, तो औद्योगिकरण को आवश्यक माना गया। और स्वतंत्र भारत के समक्ष दो देशों के उदाहरण थे। तो स्वतंत्र जब भारत हुआ तो उसके समक्ष दो देशों के उदाहरण थे, प्रथम जापान का, दूसरा सोवियत रूस का। तो जापान का मॉडल था और सोवियत रूस का। जापान एक एशियाई देश होते हुए भी औद्योगिकरण के बल पर काफ़ी आगे बढ़ गया था, जबकि सोवियत रूस सफलतापूर्वक नाजी आक्रमण का सामना कर सका था। फिर जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर सोवियत रूस और जापान के औद्योगिकरण से बहुत प्रभावित थे। फिर नेहरू का समाजवाद। तो स्वतंत्र भारत की सरकार औद्योगिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यह आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित, यानी आर्थिक समृद्धि भी चाहिए थी और समाज में न्याय व्यवस्था भी लानी थी। तो सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना चाहती थी। इसीलिए वह औद्योगिकरण को पूरी तरह पूंजीवादी संरक्षण में लाने के पक्ष में नहीं थी। तो औद्योगिकरण को पूरी तरह पूंजीवादी संरक्षण में नहीं लाना चाहती थी, बल्कि वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाना चाहती थी, जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की जगह हो। इसलिए औद्योगिकरण में राज्य की भूमिका, औद्योगिकरण जो हुआ उसने राज्य को भूमिका दी कि राज्य अपनी भूमिका निभाए। फिर आर्थर लेविस का आर्थिक मॉडल। तो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल कहीं न कहीं अर्थशास्त्री लेविस के मॉडल पर आधारित था। इस मॉडल के अनुसार एक अविकसित अर्थव्यवस्था में एक कृषि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है, जहां अतिरिक्त श्रम उपलब्ध होता है। तो अतिरिक्त यहाँ श्रम उपलब्ध होता है, अगर उस श्रम को दूसरे क्षेत्र में लगाया जाए तो कृषि जो उत्पादन है वो कम नहीं होगा। मतलब उस श्रम अतिरिक्त है तो उस श्रम को दूसरे क्षेत्र में भी लगा दिया जाए तो उत्पादन कम नहीं होगा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी श्रमिकों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाएगी और इससे सभी क्षेत्रों का परस्पर विकास होगा। तो आर्थर लेविस का आर्थिक मॉडल था ये। अब है नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पर लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण। नेहरू के आर्थिक मॉडल पर आधार पर लक्ष्य जो है तीव्र औद्योगिकरण करना था, यानी पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। औद्योगिकरण की सफलता के लिए कृषि में सुधार, इसमें संस्थागत सुधार में जमींदार का उन्मूलन होगा, भूमि की हदबंदी होगी और भूमि का चक्रीकरण होगा और रैयत सुधार, रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है तो भूमि का चक्रीकरण, रैयतवाड़ी सुधार होगा। तकनीक आएगी यानी हरित क्रांति आएगी। भूदान आंदोलन 1951 में भूमि को दान में लेने के लिए। फिर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, नवीन संस्थाओं की स्थापना और विदेशी परियोजनाएं आएंगी यहाँ। तो नेहरू का आर्थिक मॉडल है ये। इसमें नेहरू के आर्थिक मॉडल के लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं। तो कृषि का विकास पहला, औद्योगिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत कृषि का आधार होना आवश्यक है और कृषि सुधार के क्रम में दो प्रकार के कदम उठाना आवश्यक था। प्रथम संस्थागत सुधार, दूसरा है तकनीकी सुधार। तो संस्थागत सुधार में क्या है, जमींदारी उन्मूलन। 1949 में गोविंद वल्लभ पंत समिति के अनुसार राज्य सरकारों को जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए, यानी जमींदारी जो है, जमींदारी का उन्मूलन करने के लिए निर्देश दिए गए। परंतु 1951 में संविधान में जो संविधान था उसमें प्रथम संशोधन के बाद ही वास्तविक रूप से जमींदारी उन्मूलन संभव हो सका। फिर उसकी सबसे बड़ी सीमा यही रही कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी भूमि के एक बड़े भाग पर जमींदार जो थे उनका नियंत्रण बना रहा। फिर रैयतवाड़ी सुधार कानून। इस कानून के दो मुख्य लक्ष्य थे। प्रथम, रैयतों को भूमि पर नियंत्रण दिया जाए, यानी जो किसान है रैयत उन्हें नियंत्रण दिया जाए भूमि पर। दूसरा था कि भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन के 1/4 से 1/6 करना, यानी उत्पादन जितना होता है उसकी टैक्स जो है 1/4 या 6 ही लिया जा सकता है, किंतु इस क्षेत्र में सीमित सफलता ही मिली। भूमि की हदबंदी, यानी 1949 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में राज्य सरकारों को भूमि हदबंदी लागू करने
लागू करने की अनुशंसा की, परंतु हदबंदी की निम्न सीमा थी। हदबंदी यानी निश्चित सीमा से ज़्यादा भूमि नहीं रख सकते। तो हदबंदी की सीमा बहुत अधिक निर्धारित की गई थी, यानी बहुत ज़्यादा भूमि तक की सीमा निर्धारित की गई थी। फिर बागवानी खेती को उससे बाहर रखा गया। परिवार के बदले निजी व्यक्ति तक सीमा निर्धारित की गई थी, यानी परिवार के आधार पर निजी व्यक्ति, तो हर व्यक्ति के अपनी अपनी सीमाएं के आधार पर ज़्यादा मतलब उसे मिला, तो निजी व्यक्ति के आधार पर निर्धारित की गई। फिर हदबंदी कानून के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण भूमि को संबंधियों के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। तो भूमि को हस्तांतरण अपने मतलब संबंधियों को दे दी गई थी भूमि। फिर भूमि चकबंदी, तो ब्रिटिश शासन का एक दुष्प्रभाव था चकबंदी, भूमि का विखंडन। इसके कारण उत्पादन में ह्रास हुआ, यानी उत्पादन का कम हुआ तो उत्पादन का में ह्रास हुआ। अतः इस दोष को दूर करने के लिए भूमि चकबंदी आरंभ की गई। तो किंतु चकबंदी का यह कार्यक्रम महज पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सफल हुआ, अन्य क्षेत्रों में नहीं। तो पंजाब, हरियाणा में और पश्चिम बंगाल में हुआ सफल। सीमा, तो भूमि सुधार के मोर्चे पर सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस कारण औद्योगिकरण का प्रयास भी हतोत्साहित हुए, यानी औद्योगिकरण को भी हतोत्साहित किया इसने। फिर भूदान आंदोलन 1951, तो 51 में भूदान आंदोलन चले। एक महान गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने भूमि के पुनर्वितरण पर बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीका अपनाने का प्रयास किया। इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। भूदान आंदोलन की यह घोषणा थी कि सभी भूमि गोपाल की है, अतः भूमिधारी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी भूमि का छठा भाग निर्धन को दान दे। विनोबा भावे ने यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के चेम्पकपल्ली नामक स्थान पर आरंभ किया था और आंध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन उड़ीसा में सबसे अधिक सफल रहा, तो उड़ीसा सबसे अधिक सफल था। इसके तहत 4 लाख एकड़ भूमि अर्जित की गई थी। तो उपलब्धि है कि यह वर्ग समन्वय के माध्यम से आर्थिक पुनर्वितरण का लाभ प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। अगर यह सफल हो जाता तो शांतिपूर्ण आर्थिक रूपांतरण का मॉडल बन जाता। फिर सीमा यह थी कि भूमि में दान में दी गई जो भूमि थी, भूमि दान में दी गई अधिकांश भूमि पर खेती लायक नहीं थी और विवादास्पद थी, यानी विवाद था उस भूमि पर। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य तेलंगाना में साम्यवादी आंदोलन को प्रतिसंतुलित करना है। तो तेलंगाना में जो साम्यवादी आंदोलन उसको प्रतिसंतुलित करना था। इसका यह उद्देश्य यह भी था हो सका कि ग्रामीण मजदूरों को थोड़ी सी भूमि देकर उसे गांव में रोके रखना, ताकि वे जमींदार के श्रम के रूप में काम कर सकें। तो थोड़ी सी भूमि दे दी और वो श्रमिक के रूप में काम करते रहे वहीं गांव में, तो श्रमिकों को रोकना भी था। तकनीकी सुधार क्या हुए, तो भूमि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार के बाद तकनीकी सुधार को प्राथमिकता दी गई। इसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति, भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा PL 480 के तहत आर्थिक सहायता रोकने की प्रतिक्रिया ने भारत में खाद्यान्न सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता दी। यानी अमेरिका से गेहूँ PL समझौता हुआ था PL 480, तो उसने थोड़ी आस्थगित कर दिया, कुछ समय के लिए बंद कर दिया। और इस क्रम में जय जवान जय किसान का नारा अब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने हरित क्रांति की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित की, परंतु वास्तविक रूप से इसका क्रियान्वयन श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुआ। तो इंदिरा गांधी के काल में हुआ। मैक्सिको के गेहूं प्रजाति के साथ रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के माध्यम से हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया। उपलब्धि क्या थी, तो खाद्यान्नों की उत्पादन 50 मिलियन टन से 180 मिलियन टन हो गया, इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ। ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, कीटनाशक के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के क्रम में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, तो औद्योगिकरण और तेज हो गया। खाद्यान्नों के मामले में भारत आत्मनिर्भर था, अतः विदेश की नीति में इसकी आवाज़ अत्यधिक स्वतंत्र हो गई।
सीमाएं क्या है, तो इसका वास्तविक लाभ भारत के सीमित क्षेत्र को प्राप्त हुआ। पंजाब मतलब इसका लाभ सबको नहीं मिल रहा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सबको ज़्यादा लाभ मिला। अब कृषि निवेश एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कृषि में निवेश करना था तो ज़्यादा संसाधन चाहिए थे। एक धनी एवं निर्धन किसान के बीच विषमता बढ़ गई, और अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक खाद के कारण भूमि की लवणता बढ़ गई, भूमि में लवणता बढ़ गई, और जैव विविधता का ह्रास हुआ। फिर विज्ञान तकनीकी का विकास और नवीन संस्थाओं की स्थापना। तो भारत में प्रथम जवाहरलाल नेहरू ने तीव्र औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान तकनीकी के विकास, इस्पात उद्योगों की स्थापना और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर बल दिया। तो विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ। तो पंडित नेहरू द्वारा विज्ञान के दो पक्ष थे, प्रथम दृष्टिकोण और दूसरा तकनीकी। जिस किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए दोनों आवश्यक हैं, दृष्टिकोण और तकनीक दोनों आवश्यक होते हैं। इसका उद्देश्य, जहाँ पश्चिमी देशों ने विज्ञान और तकनीकी का उद्देश्य साम्राज्यवादी हितों का समर्थन बनाया है, साम्राज्य विस्तार करना था उनका उद्देश्य, वहीं पंडित नेहरू ने इसका उद्देश्य राष्ट्र के निर्माण में गरीबी दूर करना निर्धारित किया, कि राष्ट्र की गरीबी दूर होगी इस तकनीक से। और संस्थागत विकास, तो संस्थागत विकास में CSIR 5 और IIT कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। तो परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। पहला परमाणु रिएक्टर बॉम्बे के टॉम्बे में स्थापित हुआ। उस प्रकार थुम्मा के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई। विज्ञान एवं तकनीकी के संवर्धन में पंडित नेहरू को अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग मिला। तो विज्ञान तकनीकी विकास कर रहे थे तो अन्य लोगों का समर्थन मिला। ये व्यक्ति थे होमी जहांगीर भाभा और मेघनाथ शाह। AM वैश्विक रवैया, मेघनाथ शाह, होमी जहांगीर भाभा और वैश्विक रवैया थे। फिर इस्पात उद्योगों का स्थापना का लक्ष्य, इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। तो भारत स्वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र में 2 इस्पात उद्योग थे। 1 मिलियन टन का उत्पादन होता था, परंतु नेहरू की सरकार ने 6 मिलियन टन। तो भारत में पहले 2 इस्पात के उद्योग थे और 1 मिलियन टन का उत्पादन होता था। पर नेहरू की सरकार में क्या हुआ, 6 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 राष्ट्रों के साथ इस्पात उद्योग स्थापित करने का समझौता हुआ। तो 3 राष्ट्रों के साथ अब इस्पात उद्योग करेंगे, जैसे ब्रिटेन के साथ दुर्गापुर में, जर्मनी के साथ राउरकेला में, और सोवियत संघ यानी रूस के साथ भिलाई में। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत और अमेरिका और सोवियत रूस की तरह अनेक नदियां थीं। तो भारत में मतलब उत्तरी अमेरिका की तरह और सोवियत रूस की तरह भारत में भी अनेक नदियां थीं। अतः हमारी नीति निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की बहुलवादी परियोजनाओं के मॉडल से प्रभावित होकर भारत में भी इन परियोजनाओं के लिए जगह बनाई। इसके तहत एक तीर से 3 शिकार की योजना बनाई गई। यह था सिंचाई, बाढ़ का नियंत्रण और विद्युत का उत्पादन। इस प्रकार की पहली बड़ी योजना भाखड़ा नागल परियोजना थी और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना थी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषित किया कि बांध भारत के मंदिर हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीव्र औद्योगिकरण तथा महालनोबिस का आर्थिक मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया और इसी योजना में यह मॉडल तैयार हुआ, जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मॉडल सांख्यिकी विभाग के प्रथम PC महालनोबिस ने तैयार किया था। PC महालनोबिस की मॉडल की विशेषताएं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो PC महालनोबिस की मॉडल जो था उसकी क्या विशेषताएं थी, तो व्यवस्था थी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति।
मिश्र मॉडल में सार्वजनिक भी लोग हों और निजी लोग भी हों। आयात प्रतिस्थापन की नीति थी, अत्यधिक सीमा शुल्क लगाकर वस्तुओं की आयात को सीमित करना। फिर पूंजीगत भारी उद्योगों की स्थापना सोवियत रूस के मॉडल पर, तो भारी उद्योगों की स्थापना हुई। और निवेश के लिए बचत को प्रोत्साहन और बचत को बढ़ाने के लिए कठोर मौद्रिक नीति, तो कठोर मौद्रिक नीति चलाई और बचत को बढ़ावा दिया गया। फिर इसमें मिश्र अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की उपस्थिति, पूंजीगत भारी उद्योगों की स्थापना, बचत को प्रोत्साहन या अधिक बचत पर, फिर आयात प्रतिस्थापन की नीति पर बल, मौलिक नियंत्रण, रोजगार संवर्धन के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना, फिर विनियमन और लाइसेंस नीति 1951। इसमें रोजगार संवर्धन की लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में अधिक औद्योगिकरण के संकेंद्रण को रोकने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति आरंभ। अब है एक प्रगतिशील विदेश नीति। एक प्रगतिशील विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान निर्धारण। तो ब्रिटिश मॉडल की विशेषताएं, बफर क्षेत्र की अवधारणाएं, बाह्य घेरा। तो विदेश नीति जो थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी थी, बाह्य घेरा में ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत आउटर रिंग थी। फिर आंतरिक घेरा में नेपाल, भूटान, बर्मा, सिक्किम थे। और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, तो सांप्रदायिक विरोधी दृष्टिकोण का विकास, ब्रिटेन से पृथक मार्ग और स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता जब आंदोलन चला था तो दो राज्य बन गए सांप्रदाय के आधार पर। फिर स्वतंत्रता के पश्चात पड़ोसों के साथ संबंध, यानी नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान जैसी प्रतिस्पर्धा एवं चीन दोनों महाशक्तियों से जैसे महत्वपूर्ण पड़ोस के संबंध। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध होंगे और गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें भारत ब्रिटेन के मॉडल की विशेषताएं क्या हैं। भारत ने अपने औपनिवेशिक हित की रक्षा के लिए ब्रिटिश के द्वारा पहली बार बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई गई थी। तो ब्रिटिश द्वारा पहली बार बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई गई थी। यह क्षेत्र था जो ब्रिटिश साम्राज्य और प्रतिद्वंदी साम्राज्य के मध्य उपस्थित होता था। तो ब्रिटिश के साम्राज्य जो था और प्रतिद्वंदी साम्राज्य जो था उसके मध्य उपस्थित होता था। ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य के इर्द गिर्द दो घेरे की नीतियां जो थी निर्मित किए थे, बाह्य घेरा और आंतरिक घेरा। पश्चिम से पूर्व की ओर होते हुए बाह्य घेरा था, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, रूस के विरुद्ध बफर क्षेत्र, तिब्बत, रूस, चीन के विरुद्ध बफर क्षेत्र था। तो ऐसे में बफर क्षेत्र बटे थे और शामिल थे। जबकि आंतरिक घेरे में नेपाल था, भूटान, सिक्किम, बर्मा शामिल थे, जो चीन के विरुद्ध बफर क्षेत्र का कार्य करते थे। ब्रिटेन ने रूसी विस्तार को नियंत्रित करने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षाएं सुनिश्चित करने हेतु भारत अफगानिस्तान के बीच 1893 में डुरंड रेखा खींची और उत्तर पूर्व में तिब्बत के साथ अपनी सीमा स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 1914 में मैकमोहन रेखा खींची। तो उसने अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा और 1893 में खींची थी और इसने 1914 में मैकमोहन रेखा खींची थी। ये मैकमोहन रेखा तिब्बत के साथ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति। तो भारत विदेश नीति लंबे अंतराल का विकास का परिणाम थी। इसका अधिकांश आधार स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से निर्मित हो गया था। भारत में साम्राज्य विरोधी, यानी साम्राज्य का विरोध करना है, साम्राज्य का निर्माण नहीं करना है, तो साम्राज्य विरोधी दृष्टिकोण विकसित कर ली थी। 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 27 में ब्रुसेल्स में हुआ था
और विदेश नीति में भारत की एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान थी। अतः स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति ग्रहण की। भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत नक्सलवाद, निःशस्त्रीकरण यानी नक्सलवाद जो है और शस्त्र न चलाने वाले मुद्दे को मुख्यता से उठाया। भारत निःशस्त्रीकरण को विश्व शांति की कुंजी माना। बिना शस्त्र उठाए ही नीति चलाना मतलब था और इससे विश्व शांति होगी। फिर पड़ोसों के साथ संबंध, तो नेपाल 1950 में भारत ने नेपाल के साथ एक संधि की जिसमें भारत नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता को मान्यता दी। तो नेपाल को भारत ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता दी 1950 में। यह भी समझौता हुआ कि किसी प्रकार के मनमुटाव एवं किसी समस्या पर गलतफहमी में दोनों देश एक दूसरे से अवगत कराएंगे, यानी मनमुटाव होने पर एक दूसरे से बात करेंगे। भूटान हिमालय से घिरा और चीन की सीमा में लगा छोटा सा देश है। भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगस्त 1949 में भारत भूटान ने चिरस्थायी शांति और मित्रता की संधि की। भारत ने वादा किया कि वह भूटान की घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी तरफ भूटान विदेशी संबंधों के लिए भारत के परामर्श पर चलने के लिए तैयार होगा। तो भारत जो है भारत के परामर्श से चलने के लिए तैयार होगा विदेश नीति में। तो इस तरह से थे। बर्मा के साथ तो यूनो के नेतृत्व में बर्मा के संबंध भारत से मधुर रहे, लेकिन यूनो के हटकर अन्य वहाँ सैन्य सरकार ज़्यादा रही। तो सैन्य सरकार स्थापित हो गई और 1962 के पश्चात बर्मा की विदेश नीति अपने में सिमट कर रह गई। यद्यपि भारत ने बर्मा के साथ एक पड़ोस होने के नाते मित्रता और सहायता के संबंध बनाए रखे। फिर पाकिस्तान जैसी प्रतिस्पर्धा एवं चीन जैसे महत्वपूर्ण पड़ोस के साथ संबंध। तो पाकिस्तान से आरंभ में पाकिस्तान की नीति रही भारत के साथ सभी क्षेत्रों में बराबरी की कोशिश करना। इसलिए सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने भारत की प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया के मुस्लिम राज्यों से धार्मिक संबंध स्थापित करने शुरू किए। वही पश्चिमी गुट में भी शामिल होकर शीत युद्ध का भागीदार भी बना, पश्चिम के गुट में शामिल हो गया था। अतः पाकिस्तान ने भारत विरोधी नीति के तहत भी कश्मीर पर हमला कर दिया और उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सिंधु नदी का जल विवाद दोनों देशों की अन्य प्रमुख समस्या रही। भारत चीन संबंध 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व वाली नई सरकार को सर्वप्रथम भारत ने ही मान्यता दी। तो चीन की जो सरकार थी माओ से तुंग की सरकार 1949 में सबसे पहले भारत सरकार ने मान्यता दी, परंतु आरंभ में चीन की इस सरकार का रुख कठोर रहा। 1950 में चीन ने बिना भारत को विश्वास में लिए तिब्बत पर अधिकार कर लिया और भारत को इससे धक्का लगा। इसके बावजूद भारत ने चीन से मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखे और 1954 में चीन ने समझौता करके तिब्बत पर उसके उत्तराधिकार को मान्यता दी, यानी भारत ने तिब्बत पर मान्यता दे दी चीन को। इस अवसर पर भारत ने चीन के साथ आपसी संबंधों के निर्धारण के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसी भी समस्या से निपटने के लिए वार्ता करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की। ये कोई समस्या होगी तो शांतिपूर्ण वार्ता करके निपटेंगे। फिर भी 1949 में उसने तिब्बत शासक दलाई लामा को भारत की राजनीतिक शरण के मुद्दे पर भारत चीन के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। दलाई लामा जो थे वहाँ के तिब्बत के शासक, उनको भगा दिया और कब्जा कर लिया और भारत में उन्होंने शरण ले ली। तो इस मुद्दे पर उन्होंने चीन ने के मध्य भारत के तनाव हुए और तनाव को जन्म दिया। आगे 1962 में चीन ने उत्तरी सीमा पर हमला करके 20,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा करने के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी।
महाशक्तियों के साथ भारत का संबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध अच्छे नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के राष्ट्र निर्माण की तकनीकी सहायता की अपेक्षा की, यानी राष्ट्र निर्माण में उसकी सहायता नहीं की, तो सहायता की अपेक्षा की, परंतु अमेरिका ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी रुख अपनाया कि ठीक है चलो सहायता नहीं की तो ठीक है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर उसने विरोधी रुख अपनाया। दूसरी तरफ 1952 में उसने पाकिस्तान को कुछ सहायता भी प्रदान कर दी। 1954 में पाकिस्तान को सेंट्रो और सेक्टो जैसे सैनिक संगठन का सदस्य बना लिया। अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक अनैतिक आंदोलन कहा। उसी तरह 61 में गोवा के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत का विरोध कर पुर्तगालियों का समर्थन किया। तो 61 के गोवा के मुद्दे पर उसने विरोध किया, कश्मीर के मुद्दे पर विरोध किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अनैतिक करार दे दिया गया। अब कोई नहीं मिलना चाहता किसी गुट में, तो अनैतिक बता दिया। तो निम्नलिखित कारणों से भारत अमेरिका के बीच मतभेद थे। फिर शीत युद्ध के संबंध में भारत अमेरिका की सोच अलग थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया, यानी किसी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। अमेरिका को झुकाव ब्रिटेन की ओर था तथा ब्रिटेन का दृष्टिकोण भारत विरोधी था। भारत की विदेश नीति में उग्र साम्राज्यवाद विरोधी रुख था, यानी साम्राज्यवाद का भारत विरोध कर रहा था। सोवियत रूस, तो आरंभ में भारत सोवियत रूस के बीच संबंध शिथिल रहे, क्योंकि रूस को आशंका था कि भारत भी साम्राज्यवादी प्रभाव में है। परंतु स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख आर्थिक सफलता एक बड़ा प्रशंसक रहा था, मतलब भारत उसका आर्थिक स्थिति के रूप में प्रशंसक रहा था रूस का। आगे जब रूस ने महसूस किया कि भारत साम्राज्यवादी प्रभाव से मुक्त है और वह भारत की ओर झुका हुआ है, तो 1951 में सोवियत रूस में भारत के कुछ खाद्य सामग्री भेजी। तो सोवियत रूस ने भारत के लिए खाद्य सामग्री भेजी और कश्मीर के मुद्दे पर भारत को रूस का समर्थन मिला। विशेषकर स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत और रूस के संबंध में तेजी से सुधार हुआ। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत रूस के नए प्रधानमंत्री खुर्चेव और नेहरू के बीच प्रगाढ़ मित्रता हुई। वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी के बीच है। फिर रूस ने आर्थिक आयोजन और औद्योगिकरण को पूरा करने में भारत को मदद करने की पेशकश की कि भारत के साथ वो आर्थिक योजनाएं बनाएगा, औद्योगिकरण को काम करेगा, उसने काम किया। इस तरह अमेरिका की ने मदद करने में अनिच्छा दिखाई थी। विश्व का चीन युद्ध के बाद अर्थात 1963 में रूस ने भारत में सैनिक सामग्री प्रदान की। तो चीन के साथ जब 62-63 का युद्ध हो गया तो सैनिक सामग्री रूस ने प्रदान की, आरंभ की। फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध, दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनसे कैसे संबंध थे भारत के, तो थाईलैंड था। थाईलैंड जो अतीत में कभी उपनिवेश नहीं रहा, 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन का सदस्य बना। तो दक्षिण पूर्व एशिया है जो, तो उसके सहयोग के संगठन का सदस्य बना। सीटों का मुख्यालय बैंकॉक में है, स्थापित हुआ। इसके बावजूद कुछ सांस्कृतिक समता और सामान्य हितों के मुद्दे पर भारत का संबंध में मधुर बना रहा। कंबोडिया, तो प्रिंस नरोत्तम सिन्हानुक की अध्यक्षता में कंबोडिया जो है, कंबोडिया के अध्यक्षता में देश का संबंध भारत से मित्रपूर्ण रहा। अंतर्राष्ट्र के ये स्तर पर नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते, नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष था वो, नाते भारत ने, मतलब भारत था नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते भारत ने संतोषजनक ढंग से इस देश की भारत तथा चीन से लगी सीमाओं का निर्धारण किया। तो भारत ने कंबोडिया की सीमाओं का निर्धारण किया। 1955 में बांगडू सम्मेलन में कंबोडिया भारत ने
सक्रिय हिस्सा लिया। फिर वियतनाम के संबंध, भारत वियतमिन्ह की समाप्ति, तो भारत जो है वियतमिन्ह की समाप्ति तथा इसके दो भागों में बंटने और इन दोनों वियतनामों के आपसी संघर्ष से काफी चिंता थी। तो वियतनाम दो भागों में बटा, आपसी संघर्ष चल रहा था वहाँ। भारत एक परामर्शदाता के स्तर पर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य और वियतनाम गणराज्य दोनों से संबंधित था, यानी लोकतंत्र गणराज्य जहाँ चल रहा था वियतनाम में और वियतनाम गणराज्य दोनों से संबंधित था। लेकिन दक्षिणी वियतनाम जहाँ नगो दीन दिएम का शासन था, अमेरिका के प्रभाव में, तो दक्षिण वाला जो था दक्षिण वियतनाम अमेरिका के प्रभाव में था। भारत ने क्रमशः 57-58 में दिल्ली आने पर नियोगो दीन दिमेओ और हो ची मिन का स्वागत किया। दिल्ली आए वो लोग तो उनका स्वागत किया। हो ची मिन जो उत्तर वियतनाम और हिंद चीन से उनका स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था। फिलीपींस से सीटों के सदस्य के रूप में फिलीपींस पश्चिम गुट का मित्र था, तो पश्चिम का गुट का मित्र था। भारत इस देश से द्वैध संबंध स्थापित हुआ, परंतु इस देश से भारत के संबंध आर्थिक राजनीतिक संबंध नहीं जुड़ सके, तो आर्थिक और राजनीतिक संबंध नहीं हुए, क्योंकि इसने पश्चिमी गुट में न केवल सैन्य संधि की बल्कि अमेरिका को क्लार्क वायुसेना का अड्डा और सुविक सैन्य अड्डा भी प्रदान किया। तो इसने अमेरिका को वायुसेना का अड्डा दिया और अमेरिका के पक्ष में था। तो भारत के संबंध से फिलीपींस से उतने नहीं हुए। तो मलेशिया में मलाय, चीन और भारतीय समुद्र के लोग रहते थे। तो मलेशिया में कौन लोग रहते थे? मलय, चीनी और भारतीय समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित थी इस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई बंधुत्व को मजबूत करने की दिशा में भारत का समर्थन किया। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें बंधुत्व को मजबूत करने की दिशा में भारत का समर्थन किया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय मंच है तो वह भारत के साथ खड़ा नजर आया। मलेशिया था तो भारत के साथ खड़ा नजर आया और भारत के साथ देश के गहरे आर्थिक संबंध थे। तो मलेशिया के आर्थिक संबंध अच्छे थे। मलेशिया ने भारतीय संयुक्त उद्योगों का स्वागत। नेहरू और अब्दुल रहमान टीकू दोनों अंतर्राष्ट्रीय मामले पर दृष्टिकोण समान रहा। तो नेहरू जी का और अब्दुल रहमान टीकू जो वहाँ के थे उनका दृष्टिकोण उद्योग के स्तर पर समान रहा। तो आर्थिक संबंध बने मलेशिया से। भारत ने इंडोनेशिया मलेशिया को ध्वस्त करने की योजना का विरोध किया। तो भारत ने इंडोनेशिया की जो योजना थी मलेशिया को ध्वस्त करने की, तो भारत ने योजना का विरोध किया था इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया से संबंध है। तो मार्च 1951 में नेहरू तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो ने चिरस्थायी शांति और अपरिवर्तनीय मित्रता को बढ़ाने के लिए मैत्री संधि की। आरंभ में इंडोनेशिया अफ्रीका एशियाई एकता को दृढ़ करने के लिए, मतलब अब दक्षिण अफ्रीका है जो अफ्रीका और एशिया में एकता के दृढ़ को स्थापित करने के लिए भारतीय प्रयास का समर्थन किया। उसने उपनिवेशवाद को समाप्त करने में भारत का साथ दिया। 1955 के बांडू में अफ्रीकी एशिया सम्मेलन के नेतृत्व में पुरानी स्थापित शक्ति के खिलाफ नवोदित शक्ति के संघर्ष की अवधारणा रखी। यानी पुरानी जो शक्ति थी उसमें नवोदित शक्ति थी, उसकी अवधारणा उसने रखी। इससे नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ कड़ोर, यानी साम्राज्यवाद जो था उसके खिलाफ कड़ा रुख था अपनाया। परंतु भारत अपने विदेश संबंध में नरम रुख का पक्षधर था। इस तथ्य में भारत इंडोनेशिया के संबंधों को प्रभावित किया कि भारत का जो रुख था वो नरम पक्षधर था। और यही कारण है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया। नरम रुख के कारण इंडोनेशिया चुप रहा, यहाँ तक कि सुकार्नो ने पश्चिमी गुट के विरोध में जकार्ता, पिंडी, पेकिंग, योंगयोंग के निर्माण का समर्थन किया।
फिर सितंबर 1964 में अयूब सुकर्णो ने कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया, नवोदित शक्तियों से पाकिस्तान का समर्थन करने को कहा। तो पाकिस्तान का भी इसने समर्थन किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष का साधारण अर्थ है दो गुटों अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी से अप्रभावित होकर, मतलब प्रभावित नहीं होना किसी से, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय और परंतु गुट निरपेक्ष का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों से तटस्थ, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनसे दूर नहीं भागना है, बल्कि गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति तटस्थ नहीं रहते हैं, बल्कि एक ऐसा स्पष्ट रचनात्मक नीति अपनाते हैं जो विश्व शांति कायम करने में सहायक हो। तो ये गुट निरपेक्ष है, तो भारत ने इसको अपनाया था। और 1955 में बांगडू सम्मेलन के पश्चात गुट निरपेक्ष शब्द सामने आया। तो 1955 में सामने आया। आगे एशिया अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र ने दोनों ध्रुवों के साथ संयुक्त हुए बिना अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास के लिए 1961 में बेलग्रेड में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसी के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई और मार्शल टीटो यानी यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों का जोर सह अस्तित्व, गुट निरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र नीति अपनाने, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करने और किसी बहुपक्षीय सैन्य संधियों में हिस्सा नहीं लेने, बड़ी शक्ति को अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देने पर रहा। यानी बड़ी शक्तियाँ हैं जो उन्हें सैन्य संधि नहीं करेंगे, बड़ी शक्तियों से ना अपने यहाँ सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति देंगे, यही नीति रही। अब है नेहरू के पश्चात भारत, नेहरू की मृत्यु हो गई तो 1964 में, उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का काल, तो 75 तक समय है इसमें। तो मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। 1964 से 1966 तक अपने पद पर रहे और इस काल में भारत आंतरिक स्तर पर आर्थिक संकट की समस्या से जूझ रहा था, आर्थिक संकट था, जबकि बाह्य स्तर पर अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री अपनी आंतरिक नीति में हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि बाह्य नीति में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक दृष्टि से भारत का प्रतिष्ठा स्थापित करने का श्रेय मिला है। तो आर्थिक नीति क्या थी? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए जय जवान जय किसान का नारा सैन्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के बिना आंतरिक संबंधों को रेखांकित करता है। वस्तुतः 1960 के दशक में भारत PL 480 के तहत अमेरिकी खाद्यान्न पर मतलब अमेरिका के जो खाद्यान्न है उन पर निर्भर था, परंतु अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता रोकने की प्रतिक्रिया ने भारत में खाद्यान्न सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी, यानी खाद्य सुरक्षा जरूरी थी भारत के लिए। उनका मानना था कि स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। इसके तहत लाल बहादुर शास्त्री ने सरकार ने हरित क्रांति की नींव डाली, परंतु वास्तविक रूप से इसका क्रियान्वयन इंदिरा गांधी काल में हुआ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के पास उतना समय नहीं बचा था, वो उनकी मृत्यु हो गई। इसका प्रभाव एक दशक बाद दिखाई पड़ा और हरित क्रांति अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने मेक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से उच्च पैदावार वाली गेहूं प्रजाति के बीज को आयात किया तथा रसायन खाद कीटनाशक और व्यापक सिंचाई के माध्यम से हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के कई लाभ भारत को मिले, यानी खाद्यान्नों का उत्पादन जो 50 मिलियन टन था वो 180 मिलियन टन हो गया। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन हुआ, खाद्यान्नों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया।
फिर विदेशी नीति। नेहरू ने शीघ्रवाद शास्त्री, नेहरू की जो बात है, शीघ्रवाद शास्त्री जी ने क्या, विदेश नीति में दो मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला पाकिस्तान के साथ आक्रमण का मुद्दा, दूसरा परमाणु अप्रसार की नीति, भारत का रुख तैयार करना। यानी भारत परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता था, नहीं तो लड़ाई बढ़ती इससे। भारत परमाणु अप्रसार की नीति का समर्थक था, किंतु जब तक विश्व में परमाणु हथियार नष्ट नहीं हो जाते तब तक वह परमाणु अप्रसार का पूर्ण आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं था कि परमाणु हथियार दुनिया में है, तो वो आश्वासन नहीं देता था लिख के कि हम नहीं बनाएंगे। फिर परमाणु हथियार बनाने के अपने अधिकार को भी परमाणु बनाने के जो अधिकार थे वो उसे औपचारिक रूप से नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। तो 64 में उसने परीक्षण कर दिया जी। तो भारत सरकार पर विभिन्न दलों द्वारा परमाणु हथियार बनाने के लिए दबाव पड़ने लगा, परंतु लाल बहादुर शास्त्री परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में नहीं थे। बदले में चीन के परमाणु हथियार के विरुद्ध भारत के पक्ष में अमेरिका की गारंटी चाहते थे, लेकिन उस समय अमेरिका क्यूबा प्रक्षेप संकट, क्यूबा जो है वहाँ का टापू, तो वहाँ क्यूबा के प्रक्षेपित संकट से उत्पन्न स्थिति के कारण अमेरिका जो था उसमें उलझा था और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संकल्पित था, इसलिए उसने स्वीकृति नहीं दी। प्रसार रोकने के लिए संकल्पित था, लेकिन फिर भी उसने स्वीकृति नहीं दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका से बड़ी संख्या में प्राप्त हथियारों से उत्साहित होकर 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध में बहुत ही व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया। हालांकि युद्ध निर्णायक रहा, किंतु युद्ध में भारत का पलड़ा भारी था। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण युद्ध समाप्त हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया। फिर जनवरी 1966 में सोवियत रूस की मध्यस्थता में लाल बहादुर शास्त्री एवं जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद का समझौता हुआ और इस समझौते के मुख्य बिंदु थे कि भारत पाकिस्तान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। दोनों देश 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा के पीछे हटा देंगे, यानी अपनी अपनी सेनाएं हैं वो 1966 तक की अपनी सीमा रेखा से 65 तक की सीमा पे हटा लेंगे। दोनों के बीच आपसी हित के मामले में शिखर वार्ताएं होंगी, आपसी हितों के लिए शिखर की वार्ताएं होंगी और अन्य स्तर तक वार्ताएं जारी रहेंगी। अब होते ही नहीं है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित करेंगे, राजनीतिक संबंध बनेंगे, यानी दोनों देशों के बीच ये संधि थी। लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी हुई, यानी उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, यानी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, खत्म हो गए। सत्ता समझौते के बाद ही खत्म हो गए। सत्ता पाने आने के बाद उनके समक्ष बड़ी चुनौती थी विदेश नीति। उन्होंने भारत की विदेश नीति को यथार्थता को प्रोत्साहन दिया। जिस समय उन्होंने भारत की बागडोर संभाली उसी समय उन्हें पश्चिम साम्राज्यवाद का कड़ा स्वाद मिला। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, दोनों का दबाव भारत पर पड़ा और भारत अपने रुपए को अवमूल्यन करे, मतलब भारत का जो रुपए है उसका मूल्य गिर गया, अवमूल्यन करे। अतः सत्ता में आने के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने भारतीय मुद्रा में 35.5% का अवमूल्यन कर दिया, किंतु अर्थव्यवस्था में सुधार आने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को सहायता नहीं मिल सकी। इंदिरा गांधी ने परमाणु हथियार के मुद्दे पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण थी। 1974 में पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और इसका शांतिपूर्ण उद्देश्य घोषित किया। इंदिरा गांधी की विदेश नीति एक पक्ष विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में भारत के रुख को स्पष्ट करना था, तो पर्यावरण के संदर्भ में भारत के रुख को स्पष्ट करना भी था। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर 1962 में स्टॉकहोम में पर्यावरण
के मामले पर आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने घोषित किया कि गरीबी पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इंदिरा गांधी उन्होंने साबित किया कि गरीबी दुश्मन सबसे बड़ी है। फिर बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम। तो इंदिरा गांधी की विदेश नीति सबसे बड़ी चुनौती थी 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध। बांग्लादेश का निर्माण। वस्तुतः 1971 में पाकिस्तान में हुए चुनाव ने पूर्व पाकिस्तानी नेता यानी पूर्वी जो पाकिस्तान था बांग्लादेश, उसमें चुनाव में नेता मुजीबुर रहमान उनकी आवामी लीग में सबसे बड़ी सफलता मिली, यानी वो चुनाव प्रधानमंत्री वाला जीत गए। बावजूद उनके सैनिक जनरल याहिया खान और जुल्फिकार भुट्टो ने सरकार ने उनकी आवामी लीग की सरकार नहीं बनने दी और उनके विरोध में आवामी लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। फिर ये पाक की सरकार ने उसका उग्र दमन किया, तो उनका दमन करना चालू कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने। फिर मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके एक अज्ञात जगह ले जाया गया और पूरी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ। तो पूरी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश साइड और वहाँ मुक्ति वाहिनी सेना गठित हुई और ताकि पाक के क्रूर दमन का सामना किया जा सके। भारत बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार परिस्थिति, यानी भारत ने क्या जिम्मेदारी निभाई। तो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार ने भारत की पूर्वी सीमा को विचलित कर दिया, साथ ही वहाँ की जनता द्वारा भारत में बार बार सहायता मांगने का भी भारत द्वारा मानवता के नाम पर हस्तक्षेप करने का उत्तरदायी कारण रहा कि वहाँ की जनता भारत से मदद मांग गई थी। शरणार्थियों की समस्या। तो पूरी पाकिस्तान की सीमा पर भारत से जुड़ी थी। वहाँ पर पाक सेना के दमन तथा परिस्थिति जनता को भारत जाने के लिए विवश करती थी। शरणार्थियों के आने से उत्तर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार उड़ीसा संतुलन आ गया। इसके समाधान के लिए इंदिरा गांधी की सरकार को कदम उठाना पड़ा। फिर पाकिस्तानी वायुसेना का आक्रमण। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा 2 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना की हवाई अड्डा हमले किए और जिसकी वजह से भारत युद्ध को मजबूत होना पड़ा। हालांकि भारत इसके लिए पहले से तैयार था, तभी उस युद्ध में दोनों सीमाओं पर पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर युद्ध आरंभ हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना आत्मसमर्पण के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पाक के नवोदित प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो इंदिरा गांधी के मध्य शिमला समझौता हुआ। इस समझौते से पाक के साथ रियायत बरती गई और लद्दाख लेह के बीच छोटे भूभाग को छोड़कर पाकिस्तान को सारा भूभाग वापस दे दिया गया। दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि अब कश्मीर का मुद्दा समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं होगा बल्कि द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो इस तरह ये रिवीजन